देखिए, तो सहायक संधि का जो प्रावधान हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस सहायक संधि के प्रावधान में इस बात को समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने एक प्रलोभन दिया था कि अगर आप हमारे मित्र बन गए तो हम आपको सुरक्षा देंगे और जब तक हम हैं तब तक आप पर कोई अंगुली नहीं उठाएगा या दूसरे जगह के राज्य आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर आक्रमण करेंगे तो आपकी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक आपके लिए काम करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए सहायक संधि के माध्यम से जो भी रियासत या जो भी राज्य हमें मिलेगा हम उसकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। तो राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की स्थापना करेंगे। आपको हम अंग्रेजी सेना मुहैया कराएंगे, अंग्रेजी सेना की स्थापना करेंगे। पहले इसको समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो आप भी अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की स्थापना जो आपको सुरक्षा देगी, सीधा बढ़ जो आपको क्या करेगी? सुरक्षा देगी, है ना। और आप जो राज्य में सेना बनाए हुए हैं वह सेना भंग कीजिए। आपको सेना नहीं बनाना है, सेना कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, समझे कि नहीं? वह हम आपको मुहैया कराएंगे। आप राजा बन करके राज्य कीजिए, आप राजा बन करके, है ना, भोग विलास में लगिए। आप सेना की चिंता नहीं कीजिए। बाहरी आक्रमण से आपको बचाने के लिए हम सब तरह के कार्य करेंगे, अपनी सेना रखेंगे। अब स्थिति देख लीजिए, आपके पास भी जो निपुण सेना है वह हम उसको ले लेंगे अपने में, लेकिन वह मेरे अधीन रहेगा, आपको इसकी चिंता करना ही नहीं है। बात समझ में आ गई ना? ठीक उसी प्रकार से जैसे आज बाउंसर का जो हेड होता है, जहां से आप बाउंसर कीजिएगा तो क्या कहता है कि उसकी चिंता मत कीजिए कि भीड़ कैसे कंट्रोल होगा, है कि नहीं? हम अपना आदमी लगा देंगे, आप में कोई टच नहीं करेगा। तो भैया राज्य में सेना सब हमारी रहेगी, हम जो आदेश करेंगे वही होगा, आप निश्चित होकर के काम कीजिए, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की स्थापना हम आपका कर देंगे। दूसरा चीज ये था उसमें सहायक संधि के प्रावधान में कि राज्य की सेना जो आपकी है, जो राजा की है, हम उसको भंग कर देंगे, यानी कि राज्य की सेना भंग हो जाएगी। अब राज्य की सेना नहीं, राज्य की सेना क्या हो जाएगी? भंग, भंग हो जाएगी। राज्य की सेना क्या हो जाएगी? भंग, यानी कि राज्य की सेना की जरूरत हमको नहीं है। आप अपनी सेना को हटा दीजिए, उसमें से कुशल लोगों को हम ले लेंगे और वो कुशल लोग ही मेरे अंडर में काम करेंगे, राजा इसकी चिंता न करे। हो गया क्लियर? ये बातें बता बता करके लोगों के लिए, तो लोगों को क्या लगता था, राजाओं को क्या लगता था कि चलो वैसे भी हम तो राजा है हैं, सेना जो हमारी थी वह सेना अंग्रेजों की रहेगी, हम जो आदेश देंगे उसका वो पालन कर ही रही है, छोटे मोटे काम, और किसी से लड़ना है ये नहीं है। अगर कोई मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो इसकी पूरी जिम्मेवारी जब अंग्रेज उठा ही रहे हैं तो ये ठीक ही बात है, समझे कि नहीं? और एक शर्त इसमें लगा दिया इन लोगों ने कि जो राज्य की सेना होगी उसका खर्च भी आपको देना होगा, राज्य के शासक को देना होगा। यानी कि सेना का खर्चा कौन उठाएगा? राज्य। सेना का खर्चा कौन उठाएगा? राज्य को देना होगा, सेना का खर्चा राज्य उठाएगा। अब यहां पर इस बात को समझ लीजिए, यहां पर इस मैटर को समझ लीजिए कि राज्य उठाएगा। देखिए, अगर आप संपन्न राज्य हैं, अगर आप संपन्न राज्य हैं तो आप हमको नगद नगद भी दे करके, जैसे हीरा जवाहरात, सोना चांदी, रुपया, पैसा आप हमें दीजिए और सेना पर जो खर्च होगा हम उसको खर्च करेंगे, समझे कि नहीं? चाहे वह सालाना दे सकते हैं, त्रैमासिक दे सकते हैं, छमाही दे सकते हैं, है ना, आपको वार्षिक दे सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। और आप अगर नगद देने में सक्षम नहीं है तो आप हमें पूर्ण प्रभुता संपन्न क्षेत्र दे दीजिए। नहीं समझे मेरी बात है? पूर्ण प्रभुता संपन्न हमको क्षेत्र दे दीजिए, वैसा क्षेत्र दे दीजिए जो विवादास्पद न हो।
हम वहां से कर वसूलेंगे और कर वसूल करके हम अपनी सेना का खर्च चलाएंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? आप या तो हमको नगद दे देते हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर आप हमको नगद देने में अक्षम हैं, आप हमें नगद न दे सके, तो उस स्थिति में आप हमें एक ऐसा क्षेत्र दीजिए जो पूर्ण रूपे ना, है ना, एकदम संपन्न क्षेत्र हो, कोई तरह का लड़ाई झगड़ा वहां पे ना हो, है ना, कोई विवादित जगह नहीं हो, और वह क्षेत्र में हमारा अगर हो जाएगा तो हम वहां पर कर वगैरह लगा करके और वह क्षेत्र से हम अपना सेना का खर्च चलाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये प्रस्ताव रखा। और चौथा बात, अंग्रेजों ने सहायक संधि के माध्यम से सभी के पास यह शर्त रखा कि विदेश नीति जो है अंग्रेजी कंपनी के पास रहेगी। विदेश नीति किसके पास रहेगी? अंग्रेजी कंपनी के पास। विदेश नीति किसके पास होगी? अंग्रेजी कंपनी के पास। उसको ये कर लीजिए। तो यहां पर समझिए बात को बढ़िया से कि विदेश नीति किसके पास रहेगी? अंग्रेजी कंपनी के पास। अंग्रेजी कंपनी के पास विदेश नीति किसके पास रहेगी? अंग्रेजी कंपनी के पास। और यह भी बात कहा गया कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। विदेश नीति यानी कि विदेश माने हमको किससे लड़ना है, किसको हमारे साथ मिलाना है, इसकी चिंता राज्य का राजा न करे। आपका जो अंदर का जो चीज है, आंतरिक जो आपके मामले हैं, है ना, आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप न करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मेरा नहीं होगा। हस्तक्षेप अंग्रेजों का नहीं होगा, अंग्रेजों का नहीं होगा। लेकिन विदेश नीति का सारा भार किसके पास रहेगा? विदेश नीति का सारा भार किसके पास रहेगा? अंग्रेजों के पास, है कि नहीं। और इसके लिए क्या होगा कि एक रेजिडेंट का माने पद बनाया जाएगा। क्या चीज का पद बनाया जाएगा? रेजिडेंट का। यानी कि अंग्रेज रेजिडेंट, समझ में आ रहा है बात? अंग्रेज रेजिडेंट दरबार में नियुक्त होंगे। कहां नियुक्त होंगे? अंग्रेज रेजिडेंट दरबार में नियुक्त होंगे। दरबार में नियुक्ति इनकी रहेगी। यानी कि राजा का जो दरबार होगा, उस दरबार में एक पद होगा रेजिडेंट का। वह रेजिडेंट ठीक आपके मंत्रियों के साथ जैसे बैठता उठता है उसके साथ बैठेगा। विदेश नीति पर अगर बात होगी, किसी भी तरह से कोई बाहरी लोगों की बात होगी, वह हमारे लोग समझेंगे। लेकिन आपका जो अंदर का मामला है, आंतरिक मामला है, आप अपने राजस्व कैसे वसूलते हैं, आप जो है से किसको कैसे दंड देते हैं, इसमें हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। आप न्याय की व्यवस्था कैसे चला रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। समझे कि नहीं? हम सिर्फ विदेश नीति में हम आपका नहीं सुनेंगे, विदेश नीति हम सुलभ करेंगे। किससे लड़ना है, किसकी सहायता करनी है, किसकी सहायता लेनी है, ये सब मेरे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दीजिए। और इसके लिए एक रेजिडेंट जो है हम नियुक्त कर देंगे जो आपके दरबार में बैठेगा। कोई दिक्कत? और सहायक संधि के प्रावधान में अगला जो प्रावधान था कि बिना अनुमति के, समझ लीजिए, बिना अनुमति के किसी भी अन्य यूरोपियों को या यूरोपीय कंपनी को सेवा में नहीं रखा जाएगा, बिना अनुमति के। क्योंकि अंग्रेजों को अगर किसी से डर था तो वह फ्रांसीसियों से ही डर था। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी, लेकिन अमेरिका में फ्रांसीसियों के ही मदद से अमेरिका को स्वतंत्र किया गया अंग्रेजों के हाथों से। याद है ना कहानी उसकी? बात भूल गए? तो यहाँ पे इस बात, उधर फ्रांस में कौन था? नेपोलियन बैठा हुआ था। नेपोलियन सबको छक्का छुड़ा हुआ था। फ्रांस में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो राष्ट्रवाद के उदय में अगर सबसे बढ़िया कोई राजा बन करके निखरा तो नेपोलियन ही निखरा था।
और नेपोलियन से प्रभावित था टीपू सुल्तान, जो लड़ाई में मारा गया। और टीपू सुल्तान शायद होता, अगर वह जिंदा हो जाता तो अंग्रेज को भारत बहुत पहले ही 2 से 4 साल के अंदर में छोड़ना पड़ जाता, क्योंकि नेपोलियन के सामने अंग्रेज टिकने वाले नहीं थे। समझे कि नहीं? और टीपू सुल्तान की हत्या कराने में भी सबसे बड़ी बात यह भी एक फैक्ट रही है कि किसी तरह से है ना, वह नेपोलियन या अन्य फ्रांसीसियों को भारत में एंट्री न करवा दे। क्लियर हो गए? तो यहां पर एक प्रस्ताव में यहां पे लिखा गया कि बिना अनुमति किसी भी अन्य फ्रांसीसियों को, किसी अन्य फ्रांसीसी लिखते कि यूरोपीय लिख देते हैं, किसी भी अन्य यूरोपियों को या यूरोपीय कंपनी को, कोई दिक्कत है, यूरोपीय कंपनी को सेवा के लिए, सेवा में है ना, न रखा जाए, न रखा जाए। ऐसा नहीं हो कि आप बिना हमसे राय विचार किए आप किसी यूरोपियों को है ना यहाँ पर व्यापार करने के लिए, या यूरोपीय लोगों को, फ्रांसीसियों को आप बिना मेरी अनुमति के सेवा करने के ख्याल से आप रख सके। समझ में आ गई बात? उसके लिए आपको हमसे पूछना होगा, हम लोगों को आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे और जो होगा तब आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? और यह प्रावधान था किसका? सहायक संधि का। बात समझ में आ गई है ना? सहायक संधि का यह प्रावधान था। राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की स्थापना, यानी कि अब सोचिए, जिस राज्य में जिस राजा का अपना सेना नहीं होगा तो दूसरे के सेना पर आप भरोसा कीजिएगा जो दूसरे की बात मानेगा। अगर हम आपकी बहाली किए हो तो आप मेरी बात न मानिएगा जी। और कभी वैसा वक्त आ जाए जब सेना को हमको जरूरत पड़ जाए, तब तो वो अंग्रेज सब तय करेंगे कि भैया हमको हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप सेना इस्तेमाल हम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका निर्णय तो अब अंग्रेज न लेंगे। यह तो सबसे बड़ा तौहीनी की न बात हो गई। और अब चूंकि सेना, क्या आप लोग कहाँ हैं, गुम हो गए? तो अब तो सेना तो रखने का अधिकार था नहीं, और अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं। अब सोचिए ना कि अब सेना का खर्चा भी क्या देगा? सेना का खर्चा क्या देगा? कौन राजा देगा? जिस राज्य को सहायक संधि से अंग्रेजों ने मिला लिया था वही ना देगा। क्लियर हो गए? तो इतना बात तो आप लोग समझ गए। जरा हम देखते हैं कि कंपनी को इससे लाभ क्या हुआ। ये जो सहायक संधि हुआ तो कंपनी तो आपका फायदा देखेगी ना भाई। तो देखिए, इसको अगर आप बढ़िया से समझ लिए होंगे तो निश्चित तौर पर कंपनी के लाभ को भी आप समझ लीजिएगा। सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ तो देख लीजिए। सबसे बड़ी बात आप खुद सोचिए, राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की स्थापना। सेना किसका बन रहा था? जोर से बोलिए ना। इससे गजबे आप लोग आदमी, सीधा बैठे तो पहले सीधा बैठिए। इस सेना जो आप बार बार देख रहे हैं कि राज्य की, यहाँ पे ध्यान है ना सबको, राज्य की सुरक्षा के लिए, हम राजा की सुरक्षा के लिए या छोटे छोटे रियासतों को जब हम सेना दे रहे हैं, वह सेना किनका है? तो आप बताइए ना कि सब जगह सेना ये भेज रहा है तो पूरा सेना पर कंट्रोल किसका होगा? अंग्रेज का। सेना पर कंट्रोल किसका होगा? अंग्रेज का। तो एक बात हमको जरा सा जवाब दे दीजिए कि क्या इस सेना को बनाने में अंग्रेज कंपनी को खर्चा हो रहा था? यह खर्चा भी तो राज्य न दे रहा था। भारत के छोटे छोटे रियासत ही न दे रहे थे। तो बताइए, बिना खर्चा कंपनी को लाभ देखिए। पहला, बिना कोई खर्च के सेना निर्माण हो रहा था। सेना का निर्माण हो रहा था। क्या यह बात अंग्रेजों के लिए लाभप्रद नहीं थी?
यह काम सेना कंपनी को लाभ नहीं मिल रहा था। अब सुन लीजिए सेना, जब हम आपके यहाँ सेना भेज दिए कि 60,000 सेना पूना को दे देते हैं, 45,000 सेना जो है से हम नागपुर में भेज देते हैं, मैसूर में मेरा 1 लाख सेना चला जाएगा। अगर अंग्रेजों की कभी भी जरूरत पड़ती और अंग्रेजों के ये अधीन था, अंग्रेजों से ये वेतन भुगतान होता था, तो सेना किसकी बात सुनेगी? राज्य के राजा की बात सुनेगी कि अंग्रेज की बात सुनेगी? अंग्रेज की बात सुनेगी। तो जरूरत पड़ने पर सारे के सारे सेना का काम, सारे सेना से काम अंग्रेज ले लिया करते थे। और इतनी बड़ी सेना के लिए अंग्रेजी कंपनी को 1 रुपया खर्चा भी नहीं लगता था। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि सेना के नाम पे जो खर्च लिया जाता था वह सिर्फ सेना में ही नहीं खर्च किया जाता था, बल्कि अंग्रेज अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने में भी खर्च करते थे। उसके नाम पर लेते थे और खर्च भी ज्यादा करते थे, है कि नहीं? अब देख इनको तो दोनों हाथ में लड्डू हो रहा था। एक तो हम सेना का खर्चा भी नहीं लगा, मेरा सेना बिना मतलब का, बिना पैसा का सेना का निर्माण हो रहा था, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से अगर मान के चलिए कि बाबू रे पूरा बराती का एकदम किसी चीज का कमी नहीं होना चाहिए, जितना रुपया लगेगा है ना सब मिलेगा। भैया जब रुपया सब मिलेगा तो तू 1 बोतल काहे स्प्राइट पिएगा, तू 5 बोतल पियो, समझे कि नहीं? एक आदमी को 1 ठो एसी लगाओ, समझे कि नहीं? एक आदमी पर 1 एसी वाला रूम दो, खर्चा भैया पैसा तो बाहर से आ रहा है ना? और वही चीज हो रहा था अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को भाई आपको हम सुरक्षा के लिए सेना दिए हैं, तो हम जितना मांगेंगे उतना तो आपको देना पड़ेगा ना, तब ना हम आपकी सुरक्षा के लिए सेना रखेंगे। तो सेना के नाम पर पैसा लेते थे, अपने ऐश मौज करते थे, अपने कंपनी को विस्तार करते थे। तो इससे बढ़िया और क्या मिल सकता था? दूसरा कंपनी को क्या लाभ हो रहा था? अब देख लीजिए, अब विदेश नीति किनके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में। क्या निर्णय लेने की शक्ति, लड़ाई झगड़ा करने की शक्ति, समझौता करने की शक्ति राज्य के राजाओं के पास थी? नहीं। ये तो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर किसके पास था? अंग्रेजों के पास, है कि नहीं? तो इस बात को समझ लीजिए कि विदेश नीति, समझ में आ रही है बात? विदेश नीति से राज्य जो है, अब राज्य क्या हो रहा था? विस्तार में मदद मिल रही थी। राज्य विस्तार में क्या मिल रही थी? मदद। राज्य विस्तार में क्या मिल रही थी? मदद। यानी कि विदेश नीति अपने हाथ में लेने पर स्थिति ये था कि खर्च करे राजा और जो मन बुझाए हम अपने से करेंगे, है कि नहीं? अब देख लीजिए तीसरा कंपनी को क्या हुआ? तो एक तरह से जब इतना 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 सारा सहायक संधि से मिलने वाला राज्य था, तो आप समझ लीजिए ना कि बिना लड़ाई झगड़े के, बिना कोई युद्ध के, सिर्फ एक सहायक संधि के पत्र रूपी अश्वमेध घोड़ा से इतना विशाल साम्राज्य इनको फोकट में मिल गया कि नहीं मिल गया? बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए सबको अपना मित्र बना लिया कि नहीं बना लिया? तो एक तरह से अंग्रेज यह भी सोच रहे थे कि विशाल साम्राज्य बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना कोई खर्च किए, इतना विशाल साम्राज्य का एकलौता मालिक ब्रिटेन बनने जा रहा है। यानी कि विशाल साम्राज्य इनको मिल गया, विशाल साम्राज्य मिल गया। कैसे मिल गया? बिना युद्ध के, बिना खर्च के, सिर्फ एक सहायक संधि के पत्र से। सहायक भैया आप अधीन हो जाइए मेरे, नहीं अधीन होइएगा तो हम युद्ध करें। कौन युद्ध लड़ना चाहता है? जाओ अधीन हो जाते हैं। पावर तो किसी में था नहीं, सब कोई क्या मने, है कि नहीं? पावरे स्टार है कि नहीं? तो याद रखिए, तो विशाल साम्राज्य मिल गया बिना युद्ध के, बिना खर्च के। दूसरी चीज,
इनको ब्रिटेन को सबसे ज्यादा खतरा किनसे था? फ्रांसीसियों से। और अब चूंकि सब जगह जब इनका सहायक संधि हो गया और टीपू सुल्तान मर ही गया, तो फ्रांसीसियों से भय समाप्त हो जाएगा कि फ्रांसीसियों से भय बना रहेगा? फ्रांसीसियों से भय समाप्त हो गया। जब सबको मिला लिए तो इनका एक सबसे बड़ा जो रीजन था, फ्रांसीसियों का जो भय था, फ्रांसीसियों का जो भय था वह भय क्या हो गया? समाप्त हो गया। अंग्रेज अब इस बात से निश्चिंत हो गए कि अब हमको फ्रांसीसियों को यहाँ प्रवेश नहीं होने देना है, क्योंकि अब कोई राजा फ्रांसीसियों को शरण नहीं देगा। शरण देने से पहले यह शर्त है कि बिना अनुमति किसी अन्य यूरोपियों का या यूरोपीय कंपनी को सेवा में न रखा जाए। तो भैया फ्रांसीसी से डर ही नहीं है। कोई भी, जैसे फ्रांस कहाँ है? यूरोपीय महादेश में है, तो वो आएगा कोई व्यापार करने के लिए तो उसको यहाँ एंट्री मिलेगी नहीं। जैसे अगर कोई राजा रख लेगा, एंट्री कर लेगा, तो यानी कि आप इसके सहायक संधि के शर्त को आपने नकार दिया, तो आपको हम पूरा हड़प लेंगे। और पूरा हड़पने का मतलब है कि आप अब वहां के न पेशवा होंगे, न निजाम होंगे, न वहां के शासक कहलाएंगे, है कि नहीं? ऐसी स्थिति में कोई रख भी नहीं सकता था। तो इस बात से फ्रांसीसी अब निश्चिंत हो चुके, अंग्रेज अब निश्चिंत हो चुके थे। फ्रांसीसियों का जो भय इनके दिमाग में बना हुआ रहता था, उस भय से ये बाहर निकल चुके थे। अब देख लीजिए, अब यहां से समझिए, इन सभी लोग, ये सभी लोग अंग्रेजों के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये अपना चलाने से मतलब था, इनको अपना चलाने से मतलब, सब अपने अपने राज्य को चला रहे थे। लेकिन अंग्रेज, चूंकि दोस्ती, ये अलग दोस्ती, इनसे अलग दोस्ती, ऐसे, लेकिन अंग्रेज को तो सबसे न मिलना था। तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप तो पूरे देश में हो गया, पूरे राज्य में हो गया। आप एक रियासत इनसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था कोई मामला में, लेकिन ये तो हस्तक्षेप कर रहे थे ना, क्योंकि भैया आपसे तो हमको बातचीत करना ही होगा ना, क्योंकि सेना का खर्चा सेना हम दे रहे हैं, पूरा बाहरी मामला हम देख रहे हैं, रेजिडेंट मेरा बहाल है कि नहीं? तो एक तरह से हम लोग कहेंगे कि राज्यों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप खूब हो गया, है कि नहीं? राज्यों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप क्या हो गया? बढ़ गया। हस्तक्षेप क्या हो गया? बढ़ गया। और अब जो कंपनी है, याद रखिए, कंपनी आर्थिक रूप से, चूंकि बाबू रे, अब कंपनी सेना के नाम पर सिर्फ सेना के लिए पैसा नहीं ले रही थी, वह अपने खर्च के लिए भी पैसा ले रही थी। किसके नाम पर? सेना के नाम पर। या तो नगद तो कम मिलने वाले थे, ज्यादा तो इनको पूर्ण प्रभुता संपन्न क्षेत्र मिल रहा था, और यह क्षेत्र से वे लोग कर वसूल रहे थे, और कर का काम था अंग्रेज सेनाओं पर खर्च करना। तो सेना पर भैया जितना खर्च होगा उतना कर रहे थे, बाकी जो पैसा मिल रहा था उससे इनका खर्च चल रहा था। तो कंपनी क्या हो रही थी? कंपनी की आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति क्या हो रही थी? मजबूत हो रही थी। क्या हो रही थी? मजबूत हो रही थी। कंपनी को लाभ समझ में आ गया? और कोई लाभ होगा तो लिख लीजिएगा, लेकिन अभी हमारे दिमाग में इतना लाभ है तो हम बता दिए। कोई दिक्कत? ये सब लाभ है ना सहायक संधि से? सहायक संधि से इनको लाभ हो रहा था। अभी तक इनके दिमाग में क्या बन रहा था? इनको लग रहा था कि हम राजा तो है ना, हम किसी प्रदेश के सरदार तो है ना, हम पेशवा तो बने हुए हैं ना, हम निजाम तो बने हुए हैं ना, हम शासक तो बने हुए हैं ना, इतना तो हमको क्या हटाने वाला है? आओ, हमको बिना टेंशन का सैनिक मिल रहा। रे गदहवा, तो बिना टेंशन के तू राजा काहे बन गया? समझे कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए तो हम हमेशा बोलते हैं कि महल था तो राजा थे, महल था तो राजा थे, सिंहासन छोड़ दिए तो राम बन गए। बोले हैं ना?
हम ऐसे ही थोड़े ही बात बोले थे। तो आप अगर कष्ट करबे नहीं कीजिएगा, सब भगवाने भरोसे छोड़ दीजिएगा, तब आपकी स्थिति क्या होगी। सहायक संधि के बाद सो देख लीजिए। कंपनी सहायक संधि का प्रावधान आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ लिया, और इससे कंपनी को क्या लाभ मिल रहा था ये भी पढ़ लिया। और जरा बोलो ना जी, और जरा राज्यों का नुकसान हम पढ़ लेते हैं। राज्यों का नुकसान इससे क्या हो रहा था, जरा इस पर हम लोग गौर कर लीजिए। तो देख लीजिए, जिस राजा को कोई काम ही ना हो तो वह राजा निष्क्रिय होगा कि सक्रिय होगा? एकदम निष्क्रिय हो जाएगा। राजा जो है, या शासक जो कहिए, राज्यों का जो शासक रूपी राजा भी कह सकते हैं, अब वे क्या हो गए थे, निष्क्रिय। उनको कोई काम धंधा है ये नहीं था, निष्क्रिय हो गए थे। निष्क्रिय होने के पीछे कारण, भैया सैनिक का खर्च कैसे चलेगा, हमको क्या टेंशन। अब अंग्रेज समझे है कि नहीं। दूसरी बात, हमको विदेशी मामला में बोलना ही नहीं है, विदेश नीति उनका रेजिडेंट समझे, अंग्रेज समझे। तो अब चोरे चुहार का ना न्याय करना है, तो इतना तो हमारा मंत्रियों कर देगा। अब राजा हर काम के लिए क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। कर वसूल नहीं पा रहे थे, या कर का सबसे ज्यादा कर इसलिए ही ना वसूला जाता था कि राज्य में सेनाओं को खाना पीना, खर्च बर्च, उसके लिए बंदूक, उसके लिए तलवार, भाला, गणासा, अस्त्र शस्त्र बनाने में जो खर्च होता था, उसके लिए सरकार राजा कर बांधती थी। अब वो सारा चीज जो है अंग्रेज जब ले लिया, तो इनको कोई काम रह गया, तो राजा इससे क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, है ना। अब दूसरी बात ये हो गई कि राजाओं के राजा जो थे राज्यों का, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पतन होने लगा। चूंकि दिन भर वे क्या रहते थे, जब कोई काम धंधा है ये नहीं था, तो भोग विलास में रहते थे, है ना। लगाओ पियर फराक, लगाओ लाल घघरा, है ना, लगाओ एकदम पूरा बढ़िया से टेंगे टेंगे, पूरा बढ़िया से लेंगे लेंगे देंगे देंगे खरीद रहो, है कि नहीं। बनाओ एक तो एकदम फर्स्ट क्लास का, है ना। अब कोई काम है ये नहीं है ना। दिनों रातों एकदम पूरा बढ़िया से राजा जो है से ऐश मौज कर रहा है, निष्क्रिय हो चुके हैं, है ना। राज्यों का आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास हो रहा था, प्रतिष्ठा का ह्रास हो रहा था। आ रहा है समझ में। अब देख लीजिए, जब कोई राजा किसी चीज पर ध्यान न देगा, तो राज्य की कृषि, राज्य का व्यापार चौपट होगा कि वृद्धि करेगा, चौपट हो जाएगा। तो अब स्थिति क्या थी कि राज्य में कृषि और व्यापार का क्या हो गया, व्यापार का क्या हो गया, पतन। व्यापार का क्या हो गया, पतन। और जब सारा चीज पतन हो जाएगा, तो राजा आबाद रहेगा। पैसा है ये नहीं है, बल है ये नहीं है, दिमाग से ठियाइए गया है, तो राजा हो गया खत्म। और राजा जैसे ही हो गया खत्म, तो सारे राजा के राज्य अंततः क्या हो गए, अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए। और इस तरह से सहायक संधि के बाद एकाएक पूरा राज्य अंग्रेजों का गुलाम हो गया। आ गया समझ में, समझ में आ गया, क्या दिक्कत है। और इस तरह से सहायक संधि ने भारत के सभी रियासतों को लॉर्ड ब्लेजली के इस पत्र ने बर्बाद करके रख दिया। और अब जब सारे लोग अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए, तो अंग्रेज अब पूरे भारत पर अपनी सत्ता प्रारंभ कर दी।
और अंग्रेज अब यहाँ के क्या हो गए, सब कुछ हो गए और पूरा राज्य अंग्रेजों का हो गया। सहायक संधि ने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। क्लियर हो गए। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, यहाँ की भूमि के बारे में, राजवाड़ा के बारे में, वो अगले क्लास में। यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।